राष्ट्रपति पुतिन के प्रतिशोध की दूसरी किस्त यूक्रेन पर बरस रही है। क्रेमलिन पर हमले के बाद 48 घंटे बीतने से यूक्रेन पर बारूद की बरसात जारी है। खार्किव से लेकर राजधानी कीव तक यूक्रेन में अटैक हो रहे हैं। बीते 24 घंटे से राजधानी कीव में सायरन गूंज रहे हैं। बीते 24 घंटे यूक्रेन पर बहुत भारी बीते हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस ने कौन से बड़े अटैक किए हैं, ये आप भी देखिए। पुतिन का प्रतिशोध क्या है, देखिए। रूस के ड्रोन हमलों से दहला है कीव पूरी तरह से। पुतिन का प्रतिशोध और कहां पर देखने को मिला है, बताते हैं। कीव में बड़े हमले का अलर्ट है, बंकरों में पहुंच गए हैं लोग। पुतिन का प्रतिशोध एक और देखने को यह मिला कि 24 घंटे में यूक्रेन के 25 से ज्यादा शहरों पर हमले हुए हैं। खेरसोन में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा ईस्टर्न फ्रंट पर यूक्रेन के कई मोर्चों पर अटैक किया गया है। इसके अलावा पुतिन ने ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए भेजे हैं चेचन लड़ाके, ऐसी जानकारी मिल रही है। 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस के 20 गाइडेड बम हमले हुए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि यूक्रेनी एयर डिफेंस गाइडेड बम हमले रोकने में नाकाम रहा है। आपको यह भी बता दें कि 48 घंटे में रूस ने बरसाया है 2000 टन बारूद यूक्रेन पर। यूक्रेन का कोई इलाका बाकी नहीं बचा है जहां बारूद का बरसा हो। 48 घंटे में यूक्रेन के 100 से ज्यादा सैन्य ठिकाने पूरी तरह से रूस ने तबाह कर दिए हैं। ये वो 10 बड़े घटनाक्रम हैं जिन्होंने यूक्रेन को दहला कर रख दिया है। राजधानी कीव, खेरसोन, खार्किव तक लगातार धमाके हो रहे हैं। पुतिन के प्रतिशोध का दूसरा एपिसोड यूक्रेन में कितनी बड़ी तबाही मचा रहा है, देखिए ये वॉर रिपोर्ट। क्रेमलिन पर हमले के 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इन 48 घंटों में रूस ने यूक्रेन में विध्वंस मचा दिया है। यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट से लेकर पश्चिमी यूक्रेन तक रूस के हमले जारी हैं। राजधानी कीव, जो अब तक शांत थी, क्रेमलिन पर हमले के बाद दहल उठी है। कीव के आसमान पर कामिकाज़ी अटैक ड्रोन उड़ रहे हैं और जगह जगह तबाही मचा रहे हैं। राजधानी कीव पर बीते कुछ महीनों में इतने बड़े हमले कभी नहीं हुए। यूक्रेन की राजधानी में जगह जगह धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन रूस के ड्रोन को एंटी ड्रोन सिस्टम से इंटरसेप्ट कर रहा है। यूक्रेन ने कीव के आसमान पर मंडराते एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करके मार गिराया। ड्रोन के तबाह होते ही लोगों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। ड्रोन का मलबा कीव के एक कॉम्प्लेक्स में गिरा और आग लग गई। कीव प्रशासन के लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन मलबे से ही बड़ा इलाका तबाह हो गया। जिस ड्रोन के गिरने का जश्न यूक्रेन के लोग मना रहे थे, असल में वो ड्रोन रूस का नहीं बल्कि यूक्रेन का ही था। दरअसल जो ड्रोन मार गिराया गया है वो रूस के पास है ही नहीं।
ये ड्रोन बायरक्तार TB2 है। एक तरफ गिराए गए ड्रोन का पिछला हिस्सा दिख रहा है और दूसरी तरफ बायरक्तार ड्रोन का डिजाइन। दोनों तस्वीरों में एक ही ड्रोन है। ये ड्रोन तुर्की बनाता है और यूक्रेन इसका इस्तेमाल करता है। मतलब साफ है कि यूक्रेन ने जो ड्रोन गिराया वो उसका ही था। बाद में यूक्रेन ने यह स्वीकार भी किया कि उसने गलती से अपना ही ड्रोन गिरा दिया। कीव में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंज रहे हैं और जान बचाने के लिए लोग अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में शरण ले रहे हैं। कीव पर हमला करने के साथ साथ रूस ने यूक्रेन के कई और शहरों पर बम बरसाए हैं। रूस ने पोल्टोवा, नीप्रोतोवर्स्क, खार्किव, खेरसोन, बाखमुत, सोबोतोव सहित कई शहरों पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। खेरसोन के सैन्य ठिकाने पर रूस ने विध्वंसक वार किया है। नीपर नदी के पूर्वी छोर से रूस ने यूक्रेन के 2 सैन्य ठिकानों पर बम गिराए। जोर के धमाके हुए और आसमान में कई 100 मीटर ऊंचे धुएं का गुबार उठा। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन के शहर शहर पर बारूदी वर्षा शुरू कर दी है। दिन हो या रात, यूक्रेन के शहरों पर रूस बारूद बरसा रहा है। रूस ने विक्ट्री डे परेड से पहले यूक्रेन में बड़ा विध्वंस मचाना तय कर लिया है। रूस 9 मई को दूसरे विश्व युद्ध का विजय दिवस मनाता है। इस दिन रूस के शहरों में विक्ट्री परेड निकाली जाती है। यूक्रेन मॉस्को सहित कई शहरों की विक्ट्री परेड पर हमला कर सकता है। यूक्रेन के हमले को रोकने के लिए रूस उसके हथियार गोदामों को निशाना बना रहा है। 8 मई तक यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी रहने की खुफिया रिपोर्ट है। रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से भी अटैक किया है। ये उसी मिसाइल का मलबा है। यूक्रेन ने हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का मलबा दिखाते हुए दावा किया है कि रूस का हमला नाकाम कर दिया गया। अगर ये सच है तो पहली बार कोई हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस ने एक यूक्रेन के आर्मी मेडिकल सेंटर को भी निशाना बनाया है। रूस के हमले में मेडिकल सेंटर तबाह हो गया। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के इस हमले में 8 डॉक्टर और कई सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन भी रूस पर लगातार पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने क्रास्नोदार के ऑयल डिपो पर फिर अटैक किया है। यूक्रेन लगातार रूस पर ड्रोन अटैक कर रहा है। यूक्रेनी सेना ने अपनी एक ड्रोन ब्रिगेड बनाई है। इस ब्रिगेड के हर जवान को ड्रोन ऑपरेट करना और उससे हमला करना सिखाया जा रहा है। अब तक यूक्रेन 10,000 ड्रोन पायलट्स को ट्रेनिंग दे चुका है। अब रूस के शहरों पर ड्रोन हमले और तेज किए जाएंगे। रूस के विध्वंसक प्रहार लगातार जारी हैं और यूक्रेन भी बड़े पलटवार की तैयारी में है। अगर मॉस्को पर एक और ड्रोन अटैक हुआ तो यूक्रेन में और बड़ी तबाही मचनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रेमलिन ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन तो दहल ही रहा है, लेकिन अब पुतिन के एटमी प्रकोप का शिकार यूरोपीय देश भी बन सकते हैं, क्योंकि 48 घंटे के बाद नॉर्थ अटलांटिक सागर में नेटो सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाला है, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी के साथ महाशक्ति अमेरिका भी शामिल है, वो भी अपने सबसे खूंखार और विनाशक जंगी बेड़े के साथ। ऐसे में नेटो के इस पावर प्ले को रोकने के लिए पुतिन ने भी नॉर्थ सी में यूरोपीय देशों की घेरेबंदी शुरू कर दी है। आखिर
कैसे पुतिन की एटमी ज्वाला से स्वाहा होंगे यूरोपीय देश, देखिए। क्रेमलिन ड्रोन अटैक के बाद यूक्रेन तो सुलग ही रहा है, मगर इस जंग की आग से अब नीला समंदर भी उबलने वाला है। ब्लू वॉर जोन में भीषण कोहराम मचने वाला है। बम, गोला बारूद और मिसाइलों से समुद्री इलाका धधकने वाला है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी सन्न कर देने वाली खबर सामने आई है। वो ये कि नॉर्थ अटलांटिक सी में नेटो देश बड़ी वॉर एक्सरसाइज करेंगे। युद्धाभ्यास में यूएस, ब्रिटेन और जर्मनी समेत 13 देश हिस्सा लेंगे। नेटो की वॉर ड्रिल को फॉर्मिडेबल शील्ड नाम दिया गया है। ये युद्धाभ्यास 8 मई से 26 मई तक नॉर्थ अटलांटिक सी में होगा। फॉर्मिडेबल शील्ड वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए नेटो के तमाम देश नॉर्थ अटलांटिक सी में पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन, जर्मनी और महाशक्ति अमेरिका के जंगी बेड़े उत्तरी अटलांटिक सी में मोर्चा संभाल रहे हैं। लेकिन इस युद्धाभ्यास में जिस तरह सुपर पावर अमेरिका एंट्री मार रहा है, उससे क्रेमलिन में सनसनी मची हुई है। क्योंकि फॉर्मिडेबल शील्ड को लेकर जो अपडेट सामने आया है, उसके मुताबिक इस वॉर रिहर्सल में यूएस नेवी की 6th फ्लीट शामिल होगी, जो समंदर में चलता फिरता सैन्य अड्डा है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक सागर में अपनी 6th फ्लीट को ही भेजने का फैसला क्यों लिया? नेटो की फॉर्मिडेबल शील्ड एक्सरसाइज में 6th फ्लीट का आना रूस के लिए महा खतरे का संकेत क्यों है? तो आपको बता दें कि जिस तरह यूएस नेवी के 7वें बेड़े से दुनिया हर थर कांपती है, ठीक इसी तरह सुपर पावर की 6th सुपर फ्लीट भी समंदर में अकेले ही बारूदी कोहराम मचा सकती है। क्योंकि इस फ्लीट में लड़ाकों की पूरी फौज चलती है, जो पलक झपकते ही बड़े से बड़े दुश्मन का नक्शा बिगाड़ सकती है। यकीन मानिए, गहरे समंदर से लेकर आसमान तक ये फ्लीट ऐसा सुरक्षा घेरा बनाती है जिसे भेद पाने की कुव्वत किसी भी देश की नौसेना और वायुसेना में नहीं है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। अमेरिकी नेवी की 6th फ्लीट अग्रिम तैनाती वाला बेड़ा है। 6th फ्लीट में करीब 40 वॉरशिप और सबमरीन शामिल हैं। यूएस नेवी के इस बेड़े में करीब 175 लड़ाकू विमान शामिल हैं। हर वक्त 6th फ्लीट पर 21,000 मरीन कमांडो तैनात रहते हैं। अमेरिकी नौसेना की ये फ्लीट भूमध्य सागर में एक्टिव रहती है। आमतौर पर यूएस नेवी की 6th फ्लीट मेडिटेरेनियन सी में निगरानी करती है, ताकि यूरोप और अफ्रीकी देशों की समुद्री सीमा में हो रही किसी भी तरह की मूवमेंट पर नजर रख सके। लेकिन क्रेमलिन में हुए ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन और नेटो की तरह अमेरिका भी अलर्ट मोड पर है और इसीलिए पेंटागन ने फॉर्मिडेबल शील्ड एक्सरसाइज में अपनी 6th फ्लीट को भेजने का ऑर्डर जारी किया है। एक तरफ नॉर्थ अटलांटिक सी में महाशक्ति अमेरिका,
अपने सहयोगी देशों के साथ शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है, तो वहीं यूरोपीय देशों के बीच मौजूद नॉर्थ सी के मुहाने पर रूसी नौसेना के दस्तक ने सनसनी फैला दी है। नॉर्थ सी से सटे तमाम यूरोपीय देशों में खलबली मचा दी है। दरअसल क्रेमलिन अटैक के बाद रूस बौखलाया हुआ है। वो हर हाल में क्रेमलिन अटैक की साजिश रचने वाले यूक्रेन का साथ देने वाले देशों से बदले की फिराक में है। ऐसे में पहले तो क्रेमलिन ड्रोन हमले के रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन में भीषण बमबारी की और इसी बीच रशियन नेवी के जंगी बेड़ों की मूवमेंट यूरोपीय देशों की घेराबंदी करती नजर आई। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल क्रेमलिन अटैक के बाद नॉर्थ सी में ब्रिटेन और जर्मनी ने अपने जंगी बेड़ों की तैनाती बढ़ाई। ब्रिटिश रॉयल नेवी के टाइप 23 फ्रिगेट ने भी नॉर्थ सी में मोर्चा संभाल लिया। लेकिन इसी बीच रशियन नेवी के 5 युद्धपोत नॉर्वेजियन सी की तरफ बढ़ने लगे और मौजूदा वक्त में रूसी नौसेना के युद्धपोत नॉर्थ सी और नॉर्वेजियन सी के इंटरनेशनल वाटर में मोर्चा संभाल चुके हैं। नॉर्वेजियन सी की निगरानी करने वाली नॉर्वे आर्म फोर्स ने यह भी जानकारी दी है कि लगातार रूस इस इलाके में अपनी नौसेना की तादाद बढ़ा रहा है और मुमकिन है 9 मई से पहले रशियन नेवी के ये जंगी बेड़े ब्रिटेन और जर्मनी की नौसेना पर धावा बोल दें, नॉर्थ सी में एटमी बवंडर ला दें। मतलब ये कि एक तरफ अमेरिका और नेटो नॉर्थ अटलांटिक सागर में युद्धाभ्यास करेंगे, तो इसी का फायदा उठाकर रूस नॉर्थ सी में ब्रिटेन, जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों को दहलाएगा। यानी ब्लू बैटल वॉर जोन में भी युद्ध की आग अब भड़कने ही वाली है, जिसकी चपेट में या तो नेटो के देश होंगे या फिर रूस का ये कदम उसी पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग एक बार फिर विनाशक अंत की राह पर है। रणनीति बदलकर यूक्रेन ने रूसी टेरिटरी को टारगेट किया तो रूस ने यूक्रेन में बारूदी तबाही मचा दी। लेकिन इस बार यूक्रेन डिफेंसिव नहीं बल्कि और ज्यादा ऑफेंसिव हो गया है। रूस पर ताबड़तोड़ आत्मघाती ड्रोन से अटैक होने लगा है। लेकिन इस अटैक में यूक्रेन का एक नया प्लान भी काम कर रहा है। यह प्लान रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर न सिर्फ कमजोर करना बल्कि जंग में उतरे रूसी सैनिकों के लिए भी संकट खड़ा करना है। अब कैसे काम कर रहा है यूक्रेन का यह प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। छह दिन 7 हमले, ऑयल डिपो जले। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के जो ठिकाने हैं उसका खुलासा भले ही रूसी खुफिया एजेंसी नहीं कर पाई, लेकिन लगातार गिर रहे आत्मघाती ड्रोन से मच रही तबाही बता रही है कि यूक्रेन का मकसद किसी भी तरह रूस को घुटनों पर लाना है। उसकी आर्थिक स्थिति को न सिर्फ चुनौती देना है बल्कि जंग में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल टैंक, व्हीकल, प्लेन तक को चलाने के लिए जरूरी ऑयल के भंडार को तबाह करना भी है। और इस मकसद का सबूत है ये तस्वीरें जो लगातार जारी हो रही है। विश्लेषण की जरूरत इन तस्वीरों को नहीं, न ही यूक्रेन के टारगेट को लेकर कोई संशय बाकी है।
लेकिन इससे यूक्रेन को फायदा क्या होगा, ये जानने से पहले 6 दिनों से रूस को कहां और कैसे टारगेट किया गया, इसे जान लीजिए। यूक्रेन ने सबसे पहले सेवास्तोपोल के तेल डिपो को टारगेट किया। इसके बाद क्रास्नोदर के तमन तेल डिपो को निशाना बनाया। इसी दौरान क्रीमिया की राजधानी सिम्फरोपोल में मौजूद ऑयल डिपो पर भी ड्रोन से अटैक हुआ। इसके बाद क्रास्नोदर में ही इलिस्की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ। इसी दिन एक और अटैक स्तावरोपोल में भी ऑयल डिपो को टारगेट किया गया और अब यूक्रेन ने टारगेट किया है रोस्टोव के ऑयल डिपो को। इसके अलावा लेटेस्ट अटैक दर्ज हुआ है फिर क्रास्नोदर की इलिस्की ऑयल रिफाइनरी में। आप चौंकेंगे लेकिन ये सच है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के हिस्से में मौजूद सिर्फ ऑयल डिपो नहीं बल्कि ऑयल फील्ड पर भी यूक्रेन ने अब नजरें गड़ा ली है और इसका सबूत है ये तस्वीरें। ये बिल्कुल लेटेस्ट हमले के विजुअल है जिसमें यूक्रेन ने क्रास्नोदर के उसी ऑयल डिपो पर अटैक किया है जिसे सिर्फ एक दिन पहले ड्रोन से टारगेट किया गया था। ठीक ऐसा ही अटैक रोस्टोव पर भी हुआ है और इस हमले की गवाही दे रही है ये तस्वीरें, जिसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि यूक्रेन की आक्रामकता इतनी बढ़ गई है। स्तावरोपोल के ऑयल डिपो में यूक्रेन की मचाई तबाही का इससे बड़ा सबूत दूसरा नहीं हो सकता। ये तीनों वीडियो बिल्कुल ताजा अटैक के हैं और खास बात यह है कि ये तबाही तब मचाई गई है जबकि रूस को यूक्रेन एहसास करा चुका है कि उसके ऑयल डिपो टारगेट पर है, क्योंकि इससे पहले सेवास्तोपोल, तमन, सिम्फरोपोल, क्रास्नोदर का इलिस्की ऑयल डिपो पहले भी निशाने पर लिए जा चुके हैं। ये तस्वीरें उन्हीं डिपो पर पहले हुए हमले की हैं और ये जंग के और भी ज्यादा हाहाकारी होने के सबूत हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऑयल डिपो टारगेट करके यूक्रेन क्या हासिल करना चाहता है? क्या सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाना और जंग में रूस को कमजोर करना ही एक मकसद है या फिर और भी कुछ ऐसा है जिसे अभी समझना बाकी है? जवाब अटैक एरिया से मिलता है। सेवास्तोपोल क्रीमिया का वो हिस्सा है जहां रूस के बेस और ऑयल भंडार है, यानी रूस शासित क्षेत्र। फिर बात सिम्फरोपोल की जो क्रीमिया की राजधानी और ऑयल का बड़ा केंद्र है, यानी रूसी क्षेत्र। बात तमन की करें तो ये वो हिस्सा है जो कर्च ब्रिज के छोर से रूसी जमीन का पहला क्षेत्र है, जबकि क्रास्नोदर रूस का अंदरूनी क्षेत्र है जहां 2 बार हमले हुए हैं। वहीं स्तावरोपोल रूस का और भी अंदरूनी क्षेत्र है जहां यूक्रेन का ड्रोन पहुंचा है। और बात रोस्टोव की तो रूस के अजोव सागर से लगा ये अहम क्षेत्र है। यानी यूक्रेन के टारगेट पर सीधे सीधे रूस है, उसकी जमीन है। मकसद साफ है, यूक्रेन अब रूस पर डायरेक्ट हमला करके चुनौती दे रहा है, जिसकी पुष्टि करते हैं वो हमले जो रूस के रिहायशी इलाकों पर हुए हैं। इनमें बेरिस्लाव, येरवन स्ट्रीट, सारित्सिनो का प्रशासनिक भवन तोमन शामिल है। यानी यूक्रेन न सिर्फ रूस के ऑयल डिपो को निशाना बना रहा है बल्कि रूस के हर उस क्षेत्र को तबाह करने की कोशिश कर रहा है जो यूक्रेन को मिले ड्रोन्स की जद में है। यहां तक कि टारगेट मॉस्को भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 2 दिन के भीतर ही रूस के हमलों से यूक्रेन के पांव उखड़ने लगे हैं। यूक्रेन के एयरफोर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि उनके पास रूस के हमले रोकने या फिर उस पर बड़े पलटवार करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में रूस के खिलाफ यूक्रेन को इस्तेमाल करने वाले देशों की चिंता बढ़ गई है।
लगातार हमलों के साथ साथ आशंका यह भी बढ़ रही है कि अब यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला भी हो सकता है। तो क्या अब जंग में यूक्रेन के मित्र देश सीधे उतरने वाले हैं? क्योंकि यूरोप से इस तरह की आवाज उठने लगी है कि यूक्रेन का अस्तित्व बचाने के लिए कठोर फैसले लेने का वक्त आ गया है। पुतिन के प्रतिशोध का 2 दिन में दूसरा एपिसोड है और यूक्रेन का दम फूल गया है। लवीव से लेकर खार्कीव तक यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहे हैं। रूस की एयरफोर्स फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के जरिए बड़े हमले कर रही है। कामिकाज़ी ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। मिसाइलें और प्रिसिशन गाइडेड बम से यूक्रेन दहल उठा है। यूक्रेन एयरफोर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि उनकी फोर्स पूरी तरह से असहाय और मजबूर हो गई है। यूक्रेन के पास स्मार्ट प्रिसिशन गाइडेड बम और रूस की मिसाइलों के हमले रोकने की क्षमता नहीं है। यूक्रेन एयरफोर्स ने बयान जारी किया है कि कीव के पास रूस के गाइडेड बम हमले का कोई डिफेंस नहीं है। रूस रोजाना 20 गाइडेड बम हमले कर रहा है। ये 70 किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। इनका निशाना अचूक होता है। इस हमले को काउंटर करने के लिए हमारे पास हथियार नहीं। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम गाइडेड बम हमले के सामने फेल है। हम रूस के Su-34, Su-35 फाइटर जेट का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। रूस अपने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से गाइडेड बम दाग रहा है और यूक्रेन के सैन्य ठिकाने एक झटके में राख हो रहे हैं। रूस यूपीएवी 1500 गाइडेड बम से हमला कर रहा है। इसको Su-34, Su-35 फाइटर जेट से दागा जाता है। ये प्रिसिशन गाइडेड बम कंक्रीट को भेद देता है। यूक्रेन के बंकर भेदने के लिए इस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंक्रीट का बंकर भेदने के बाद जबरदस्त विस्फोट होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। इस बम में टारगेट की नेविगेशन पहले से सेट होती है। इसे इतनी ऊंचाई से गिराया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी से 1 फीट से ज्यादा मोटी कंक्रीट के परत के पार निकल जाता है और विस्फोट के बाद पूरे ठिकाने को तबाह कर देता है। रूस इसी तरह फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के ठिकाने तबाह कर रहा है और यूक्रेन हमले रोक नहीं पा रहा है। यूक्रेन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या अब यूक्रेन के मित्र देशों के हथियारों की सप्लाई बढ़ेगी या फिर खुद ही अमेरिका की अगुवाई वाले देश जंग में कूद जाएंगे। यूरोप में इस तरह की आवाजें उठने लगी हैं। यूक्रेन लंबे समय से फाइटर जेट मांग रहा है ताकि रूस के सुखोई विमानों से मुकाबला कर सके। लेकिन यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने से अमेरिका इनकार करता रहा है। ज़ेलेंस्की इस वक्त नीदरलैंड्स के दौरे पर हैं और इसी दौरान नीदरलैंड से ऐसे संकेत मिले हैं कि यूक्रेन के मित्र देश बड़े युद्ध की तैयारी में हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने कहा है, यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका को भी यूक्रेन को जल्दी फाइटर जेट देने चाहिए। ये जंग यूक्रेन के अस्तित्व को बचाने की है। यूक्रेन को बचाने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं।
कठोर कदम का मतलब क्या रूस की रेड लाइन क्रॉस करके सीधे जंग में उतरना हो सकता है? अमेरिका भले ही जंग में ना उतरना चाहता हो, लेकिन रूस उसे मजबूर कर सकता है। क्योंकि इधर नीदरलैंड से यूक्रेन को फाइटर जेट देने की बात कही गई और तभी रूस की तरफ से विनाशक ऐलान हो गया। इस ऐलान से यूक्रेन सहित पोलैंड पर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक होने की आशंका भी बढ़ गई है। रूसी मीडिया के बड़े पत्रकार और पुतिन के करीबी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि यूक्रेन और उसके पड़ोसियों को एक झटके में खत्म कर दिया जाए। अगर यूक्रेन और पोलैंड पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला किया गया तो विनाश शुरू हो सकता है। पोलैंड नेटो का मेंबर है और उस पर हमला हुआ तो अमेरिका को युद्ध में उतरना ही होगा, यानी यूरोप में महाविनाश का अंधड़ कभी भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रेमलिन पर यूक्रेन का अटैक जेलेंस्की की हत्या की वजह बनने जा रहा है। पुतिन के साथ साथ क्रेमलिन ने जेलेंस्की का फाइनल डेथ वारंट जारी कर दिया है। चेचन लड़ाकों की टुकड़ी रवाना कर दी गई है। वो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जो मौका मिलते ही जेलेंस्की को मौत के घाट उतार सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या पुतिन का कातिलाना प्लान जल्द ही सफल होने वाला है? अगर जेलेंस्की का मर्डर हुआ तो युद्ध के मैदान में कैसा रक्तपात शुरू हो जाएगा? इसकी एनालिसिस कर रही हमारी ये वॉर रिपोर्ट आप भी देखिए। क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का मर्डर होने वाला है? या क्रेमलिन पर हमला जेलेंस्की के कत्ल की वजह बनेगा? क्या अब जेलेंस्की का बचना असंभव है? क्या हत्या के डर से जेलेंस्की ने देश छोड़ दिया है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जेलेंस्की क्रेमलिन पर अटैक से पहले ही यूक्रेन के बाहर चले गए। क्रेमलिन पर अटैक हुआ, रूस ने इसके पीछे यूक्रेन का हाथ बताया। रूस ने कीव के साथ साथ यूक्रेन के कई शहरों को तबाह करना शुरू कर दिया, लेकिन जेलेंस्की वापस नहीं लौटे। आमतौर पर जब किसी देश में इतनी बड़ी क्राइसिस होती है तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष अपना विदेशी दौरा छोड़कर देश वापस आ जाते हैं, लेकिन जेलेंस्की ने ऐसा नहीं किया। जब क्रेमलिन पर अटैक हुआ तब जेलेंस्की फिनलैंड में थे। वो वहां से सीधे नीदरलैंड्स पहुंच गए। लेकिन खबर ये नहीं है। हैरान करने वाली खबर ये है कि 13 मई तक उनके देश आने की कोई संभावना नहीं है। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि जेलेंस्की यूक्रेन वापस ही ना आए। जेलेंस्की को डर है कि अगर वो यूक्रेन आए तो पुतिन उन्हें मरवा देंगे। ये सच भी है। पुतिन ने न सिर्फ जेलेंस्की को बल्कि उनकी कैबिनेट को, सैन्य अफसरों को और इंटेलिजेंस अधिकारियों को भी मारने का फरमान जारी कर दिया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब जेलेंस्की का खात्मा ही अंतिम विकल्प है। सिर्फ क्रेमलिन और मेदवेदेव ही नहीं बल्कि रशियन मीडिया भी जेलेंस्की को मारने के प्लान का सीधा प्रसारण कर रही है। इसी तरह रूसी संसद के स्पीकर ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले की मांग कर दी है। प्रेसिडेंट पुतिन पर हमला रूस पर हमला है। अब वक्त आ गया है कि एटमी अटैक कर हो रहे यूक्रेन को खत्म कर दिया जाए।
यूक्रेन के खात्मे का ज़ेलेंस्की के मर्डर का यही वो फरमान है जिससे ज़ेलेंस्की खौफ में है। इसी खौफ की वजह से वो यूक्रेन नहीं लौट रहे हैं। ज़ेलेंस्की की पत्नी भी लंदन पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की कैबिनेट के कई सदस्यों की पत्नियां भी फ्रांस पहुंच गई हैं। उधर पुतिन ने ज़ेलेंस्की की हत्या की सुपारी चेचेन लड़ाकों को दे दी। चेचेन लड़ाके ज़ेलेंस्की को मारने के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा ज़ेलेंस्की को मौत के घाट उतार देंगे। ये वही चेचेन लड़ाके हैं जिन्हें युद्ध की शुरुआत में पुतिन ने ज़ेलेंस्की को मारने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन तब इन चेचेन लड़ाकों को यह कामयाबी नहीं मिल पाई थी। इस बार वो पुतिन के प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि पुतिन उन्हें जान से मार देंगे। इसी डर से वो जंग बीच में ही छोड़कर भाग गए। तो सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की देश छोड़ चुके हैं? क्या वो यूक्रेन कभी नहीं लौटेंगे? अगर देश वापस आएंगे तो क्या पुतिन उनका काम तमाम कर देंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जल्द ही सीधे युद्ध के मैदान से आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस बीच कीव से बड़ी अपडेट आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फिनलैंड और नीदरलैंड दौरे के बाद कीव लौट आए हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने कीव में बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल आतिफ बिन राशिद से मुलाकात की है। यूक्रेनी सरकार ने इस मीटिंग की तस्वीरें भी जारी की हैं। इससे पहले ज़ेलेंस्की के देश छोड़कर भागने की खबर थी। अब देखना यही होगा कि पुतिन ज़ेलेंस्की को मारने का प्लान कैसे अंजाम देते हैं। विदेशी दौरे के बाद कीव पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति फिनलैंड और नीदरलैंड के दौरे पर थे और वहां पर ऐसी आशंका भी जाहिर की जा रही थी कि ऐसा हो सकता है कि वो वापस न लौटे, लेकिन वापस लौट आए हैं ज़ेलेंस्की और कीव में देखिए तस्वीरें भी जारी की हैं बताने के लिए कि वो वापस आ गए हैं। कीव में बहरीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। ज़ेलेंस्की सरकार ने मीटिंग की तस्वीरें जारी की हैं। 2 दिन बाद 8 मई की तारीख आने वाली है। ये पुतिन की वो डेडलाइन है जिस दिन तक रूसी फौज को बाखमुत फतह करना है। बाखमुत में इस वक्त जिस किस्म का विनाश हो रहा है वो ऐलान कर रहा है कि अगले 3 दिनों में बाखमुत पूरी तरह से खत्म हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच बाखमुत से ऐसी प्रॉब्लम सामने आ गई है जो पुतिन के प्लान को फेल कर सकती है। ये प्रॉब्लम क्या है? अगर पुतिन का बाखमुत विजय अभियान नाकाम हुआ तो क्या होगा? देखिए हमारी इस वॉर रिपोर्ट में। ये यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला है। बाखमुत में इसी विध्वंसक स्टाइल में रूसी फौज यूक्रेन को तबाह कर रही है। पुतिन ने अपनी फौज को डेडलाइन दे रखी है। रशियन आर्मी को 8 मई तक बाखमुत जीतना है, इसीलिए बाखमुत में भीषण प्रहार हो रहा है। पुतिन का अल्टीमेटम खत्म होने में 3 दिन यानी 72 घंटे ही बचे हैं। यही वजह है कि रूसी सेना इस वक्त बाखमुत में मौजूद यूक्रेनी पोजीशन पर बहुत ही विनाशक आक्रमण कर रही है। बाखमुत में सबसे बड़ा रक्तपात मचा हुआ है। पुतिन पलटन वार कर रही है तो यूक्रेनी फोर्स भी पलट वार कर रही है और इसी तरह बाखमुत बर्बाद होता जा रहा है। पुतिन के ऑर्डर के बाद रूसी फौज जिस तरह की तबाही बरपा रही है वो ऐलान कर रहा है कि बाखमुत का बचना नामुमकिन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 8 मई तक बाखमुत फतह नहीं हो पाया तो आगे क्या होगा? पुतिन क्या करेंगे? उनका अगला कदम क्या होगा?
पुतिन ने ऐलान किया था कि अगर 8 मई तक बाखमुत विजय नहीं हुआ तो रूस के रक्षा मंत्री और वॉर कमांडर्स पर गाज गिरेगी। यही सच है, पुतिन किसी को नहीं बख्शेंगे। इस बीच बाखमुत के मैदान से पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाली खबर आई है। वैगनर के लड़ाकों ने 6 मई को बाखमुत का रण छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल बाखमुत की जंग लड़ रहे वैगनर लड़ाकों को गोला बारूद नहीं मिल पा रहा है। कई बार डिमांड के बाद भी हथियारों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इस बात से वैगनर चीफ रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर भड़के हुए हैं। वैगनर चीफ ने सबसे पहले चिट्ठी लिखी। जब बात नहीं बनी तो कैमरे पर आकर ऐलान किया कि अगर हमें तत्काल हथियारों की डिलीवरी नहीं हुई तो वैगनर के फाइटर 6 मई तक बाखमुत का रण छोड़ देंगे। वही वैगनर लड़ाके जंग का मैदान छोड़ने वाले हैं जिनके दम पर रूस ने बाखमुत पर कब्जा जमाया है। वही वैगनर जो रणभूमि में रूस के लिए निर्णायक रोल निभा रहा है। पुतिन की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जिस वक्त उन्होंने बाखमुत फतेह की फाइनल डेट जारी की है उसी वक्त वैगनर ने बागी रुख अख्तियार कर लिया है। अगर वैगनर ने मैदान छोड़ दिया तो रूस के लिए 8 मई तक बाखमुत विजय आसान नहीं होगी। ऐसे में अगर 8 मई तक रूस बाखमुत नहीं जीत पाया तो पुतिन विध्वंस का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर देंगे। ऐसा ऑपरेशन जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक करना, पूरे रूस में सनसनी मचाना कोई मामूली बात नहीं है। वो भी यूक्रेन जैसा मुल्क करे तो हैरानी जरूर होगी। हालांकि क्रेमलिन पर ड्रोन हमले का आरोप रूस अपने दुश्मन यूक्रेन पर लगा रहा है, मगर सवाल ये खड़ा होता है कि ज़ेलेंस्की की गैर मौजूदगी में किसने क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक का ऑर्डर दिया, क्योंकि इस हमले के बाद रूस कोई भी कदम उठा सकता है। ज़ेलेंस्की ही क्या यूक्रेन का भी वजूद मिटा सकते हैं? ऐसे में वो कौन है जिसे ज़ेलेंस्की की बलि चाहिए? वो कौन है जो क्रेमलिन अटैक का मास्टरमाइंड है? आप भी देखिए। क्या क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक ज़ेलेंस्की की नहीं बल्कि यूक्रेन में मौजूद उनके करीबियों की साजिश थी? क्या यूक्रेन के बड़े नेताओं ने क्रेमलिन अटैक का ऑर्डर दिया? या यूक्रेन की सेना ने बिना किसी परमिशन के ही क्रेमलिन पर ड्रोन के जरिए विस्फोट किया? क्या ज़ेलेंस्की को गद्दी से हटाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जिस वक्त क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक हुआ, जिस वक्त क्रेमलिन विस्फोटक धमाके से दहला, उस वक्त ज़ेलेंस्की कीव में नहीं बल्कि कीव से करीब 1600 किलोमीटर दूर फिनलैंड में मौजूद थे। फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि क्रेमलिन अटैक के बाद ज़ेलेंस्की ने फिनलैंड से बयान जारी किया और यह दावा किया कि क्रेमलिन ड्रोन हमले में यूक्रेन का हाथ नहीं। यूक्रेनी सेना ने इस अटैक को अंजाम नहीं दिया। हालांकि ज़ेलेंस्की की तरह यूक्रेन की वायुसेना चीफ ने भी सबसे पहले क्रेमलिन हमले को रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया, लेकिन रूस का सीधा आरोप यूक्रेन पर है, यूक्रेन की सेना पर है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पर है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि किसके दावे में सच्चाई है और कौन झूठ बोल रहा है। हकीकत जो भी हो, लेकिन क्रेमलिन हमले के बाद ज़ेलेंस्की की जान पर खतरा मंडराने लगा है। रूस ज़ेलेंस्की के खून का प्यासा हो चुका है। ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि आखिर ज़ेलेंस्की की गैर मौजूदगी में क्रेमलिन पर हमले का ऑर्डर किसने दिया? वो कौन है जो क्रेमलिन ड्रोन अटैक का मास्टरमाइंड है? ये जानने के लिए आप यूक्रेन के उन 5 बड़े चेहरों को देख लीजिए जो ज़ेलेंस्की के बाद यूक्रेन में ताकतवर माने जाते हैं, जिनकी रूस यूक्रेन युद्ध में सीधी दखल है। मसलन किरिलो बुदानोव, इंटेलिजेंस चीफ यूक्रेन; ओलेक्सी रेज़निकोव, रक्षा मंत्री यूक्रेन; दिमित्री कोलेबा, विदेश मंत्री यूक्रेन; वैलेरी जालुझनी, कमांडर इन चीफ यूक्रेनी सेना; सर्गेई शपताला, सेना प्रमुख यूक्रेन आर्म्ड फोर्स। यूक्रेन के यही वो 5 बड़े चेहरे हैं जिन पर लगातार शक की सुई मंडरा रही है।
आशंका तो ये भी की जा रही है कि जेलेंस्की को गद्दी से हटाने के लिए बलि का बकरा बनाने के लिए क्रेमलिन हमले जैसा षड्यंत्र रचा गया। दरअसल जेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन में घेरेबंदी की खबरें इसलिए भी आकार ले रही हैं क्योंकि मई महीने में लगातार जेलेंस्की यूरोप के दौरे पर है। मसलन 3 मई को जेलेंस्की एक दिन के दौरे के लिए फिनलैंड पहुंचे। 4 मई को जेलेंस्की फिनलैंड से नीदरलैंड्स एक दिन के दौरे पर गए और 13-14 मई के बीच जेलेंस्की 2 दिन के दौरे पर जर्मनी जा सकते हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में जेलेंस्की यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि इसी यूरोप दौरे के बीच जेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन में ही बड़ी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार हो सकता है। खतरा जेलेंस्की के तख्ता पलट का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक दरअसल इमारत पर हमला नहीं था, बल्कि ये अटैक प्रेसिडेंट पुतिन पर हुआ हमला था। हालांकि हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनी इमारत पर इस तरह के हमले का कोई असर नहीं होना था, ये तय था। लेकिन क्या होता अगर ये अटैक प्रेसिडेंट पुतिन के काफिले पर होता? जवाब है, प्रेसिडेंट पुतिन को एक खरोंच तक नहीं आती। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन अपने काफिले में जिस कार से चलते हैं वो भी क्रेमलिन की तरह ही एक किला है। देखिए उनकी सुपर कार की खासियत क्या है। क्रेमलिन के डोम पर हुआ ड्रोन से हमला हालांकि इस किले की एक भी परत को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन और नेटो के निशाने पर प्रेसिडेंट पुतिन क्रेमलिन के बाहर खतरे में है, बल्कि वो हर वक्त क्रेमलिन की ही तरह चलते फिरते बख्तरबंद किले में होते हैं। सड़क पर चलता उनका ये काफिला और इस काफिले में चल रही उनकी कार कोई आम कार नहीं है, बल्कि ये वो कार है जो दुश्मनों के हर हमले को बेअसर कर सकती है। जिस वक्त क्रेमलिन पर ड्रोन से अटैक हुआ उस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे, लेकिन वो जहां भी थे ठीक क्रेमलिन की ही तरह महफूज थे, क्योंकि वो एक लोकल दौरे पर थे, वो भी अपनी सुपर कार के साथ। जी हां, ये पुतिन की सुपर कार है, सुरक्षित और हथियारों को नाकाम करने में सक्षम चलता फिरता किला। ये कार है रूसी कंपनी ऑरस सिनेट की ऑरस 41231 SP, जिसे रूसी साइंटिफिक रिसर्च ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोटिव इंजन इंस्टीट्यूट की मदद से बनाया गया है, ताकि प्रेसिडेंट पर हमला तो दूर कोई परिंदा भी आसपास पर न मार सके। अब सवाल यह है कि आखिर इस कार में खास क्या है? कैसे ऑरस 41231 SP कार प्रेसिडेंट पुतिन को हर वक्त महफूज रखती है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये जानिए कि प्रेसिडेंट पुतिन इस कार में सुरक्षित कैसे हैं। अपनी कार में प्रेसिडेंट पुतिन बम, गोली और ड्रोन हमले से सुरक्षित है। इस कार पर रासायनिक हमले और पानी का भी असर नहीं होगा, यानी चलते फिरते हर उस हमले को प्रेसिडेंट पुतिन की कार नाकाम कर सकती है जो एक आम कार में बैठे किसी शख्स की जान ले सकते हैं। अब सवाल इस कार की खासियत का है, तो इतना समझ लीजिए कि ये कार सामान्य नहीं बल्कि सुपर कार है। इस कार की खासियत है इसका 7 टन वजन, जिसमें 4.4 लीटर का V8 इंजन लगा है। ये इंजन 860 हॉर्स पावर जनरेट करता है, जो किसी भी कार के मुकाबले ज्यादा गति पकड़ सकती है। यानी दुनिया की चुनिंदा कारों में जो भी तकनीकी खूबी कभी नहीं देखी गई, उन ऑटोमोटिव खूबियों से प्रेसिडेंट पुतिन की कार लैस है। इसके अलावा इसे जो खास बनाती है वो कार के स्पेशल फीचर है, जो प्रेसिडेंट पुतिन को हर वक्त महफूज रखते हैं।
इस कार के बाहरी ढांचे में 8 इंच मोटी आर्मर्ड प्लेट का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ना तो कार पर बम का असर होता है, ना ही गोलियों का। इसके अलावा कार के सभी ग्लास नाइट विजन फैसिलिटी से लैस है। इस कार में इमरजेंसी वेपन्स और टीयर गन भी फिट है, जबकि कार में ऑक्सीजन जनरेटर भी फिट है ताकि रासायनिक हमले के दौरान प्रेसिडेंट सुरक्षित रहे। वहीं ये कार पानी में नहीं डूबेगी बल्कि तैर सकती है।